क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025। क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल शॉर्ट क्वेश्चनों की संख्या होती है 24, कुल मिला के 48 नंबर। लेकिन आपको इसमें से 12 क्वेश्चनों का ही आंसर करना है, तो आपको कुल अंक मिलेंगे 24। याद रखिएगा, इस 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आपको आंसर करना है 12 क्वेश्चनों का। तो इसमें से 24 नंबर पाने के लिए मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चनों का गेस करके लाया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जो हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय धातु क्या है? तो धातु की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुओं को सक्रिय धातु कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी सबसे पहले स्टार्ट होती है पोटेशियम से, उसके बाद सोडियम से, मैग्नीशियम, ये सक्रियता श्रेणी है। बीच में हाइड्रोजन आता है, उसके नीचे कॉपर आते हैं। उसके बाद सबसे कम सक्रिय धातु जो होती है सोना और चांदी होती है। सबसे कम सक्रिय धातु और सबसे अधिक सक्रिय धातु होती है पोटेशियम और सोडियम। याद रखिएगा, सक्रियता श्रेणी का डेफिनेशन। और सबसे अधिक सक्रिय धातु सोडियम पोटेशियम, और सबसे कम सक्रिय धातु सोना और चांदी, Ag और Au। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धातु की सक्रियता श्रेणी की परिभाषा बताएं। धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सजाया गया है, जो कि सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, जो कि धातुओं का सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सबसे ऊपर में है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, सबसे नीचे में है Au मतलब सोना, बीच में है हाइड्रोजन, उसके नीचे है कॉपर, उससे नीचे और है सिल्वर, और उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम भी है। याद रखिएगा, इस तरह की श्रेणी को क्या कहते हैं, इधर सक्रियता घटते हुए क्रम में जाता है ऊपर से नीचे की ओर, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जब जाएगा ये सक्रियता बढ़ेगा। तो इस श्रेणी को ही क्या कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्या ताम्र धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जस्ता को विस्थापित कर पाएगा? नहीं, क्योंकि कॉपर जो होता है ये कम सक्रिय होते हैं किससे, जिंक से। जिंक ज़्यादा सक्रिय होता है, जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित करने नहीं पाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय होते हैं, कॉपर कम सक्रिय होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्यों ताम्र जिंक सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया नहीं करती? याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक धातु को मिला दें तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके जिंक का सल्फेट बनाएगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। तो उसी परिभाषा को लिखा गया है यहाँ पर। क्योंकि ताम्र कम प्रतिकारी तथा धातु सक्रिय श्रेणी में ताम्र जस्ता के नीचे होता है, इसलिए ताम्र जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता को विस्थापित नहीं कर पाता है। याद रखिएगा, क्योंकि जिंक जो होते हैं कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साधारण विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक प्रतिकारी या एक क्रियाशील और अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम प्रतिकारी या कम विद्युत धनात्मक तत्व के यौगिक से उस तत्व को हटाकर एक नया यौगिक बनाता है, उसे साधारण विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, ये अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो याद रखिएगा CuSO4 वही एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ZnSO4 प्लस Cu। इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या CuSO4 के विलयन को जस्ता के बर्तन में रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन को जस्ता के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील होते हैं और जस्ता ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए। क्योंकि जस्ता ताम्र से अधिक प्रतिकारी मतलब अधिक क्रियाशील होता है, और CuSO4 के विलयन में ताम्र को विस्थापित कर ZnSO4 बना लेगा, इसलिए इसको नहीं रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामान्य संरचना क्या होती है? तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 COOH होता है, या इसको ये R जो बताया है यहाँ पर, इसको CH3 भी लिख सकते हैं आसान भाषा में। तो ये एल्किल भी बोलते हैं, इसको एल्किल भी बोल सकते हैं इसको। याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य संरचना क्या होता है, R बॉन्ड COOH, R फॉर एल्किल, CN इसका एल्किल का सामान्य सूत्र होता है
CnH2n+1 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो याद रखिएगा, शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। शुद्ध निर्जल, जिसमें जल ना हो, ऐसे एसिटिक अम्ल जिसमें जल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, जिसमें वैसा एसिटिक अम्ल जिसमें जल की मात्रा ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम एथेनॉइक अम्ल होता है। एथेन इसलिए एथेनॉइक अम्ल बोला गया, इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। 2 मतलब एथेन, इस और एसिटिक अम्ल है COOH होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ओइक एसिड या ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक मतलब 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉइक अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है जब एसिटिक अम्ल में नीला लिटमस पत्र डाला जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल क्या है? एसिड है, और एसिड का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, इसीलिए नीले लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है जब एसिटिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है? एक रंगहीन गंधहीन गैस फदफदाहट के साथ निकलती है, जो चूना जल को दूधिया कर देती है। एसिटिक अम्ल क्या होता है जब एसिटिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसमें क्या डालेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया होगी तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एथिल एसीटेट कार्बनिक अम्ल ये यौगिकों के किस वर्ग का सदस्य है? तो एथिल एसीटेट एस्टर वर्ग का समूह है। एस्टर वर्ग का समूह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एस्टर की सामान्य संरचना क्या होती है? तो एस्टर की सामान्य संरचना होती है RCOR होती है। इधर भी CH3, इधर भी CH3 दे सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा होता है, कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O दे करके इधर CH3 भी दे सकते हैं, इधर भी CH3 दे सकते हैं। ये क्या हुआ? एस्टर का संरचना सूत्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को गर्म करने के पश्चात एस्टर बनता है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? अभिक्रिया के फलस्वरूप बने एस्टर की गंध फल जैसी मीठी होती है। ये फल जैसी मीठी गंध अगर होगी, एस्टर की गंध होती है। ऐसा एस्टर की गंध कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, फल के जैसा मीठा होता है। जैसे पका हुआ फल मीठा सुगंध आता है उसका, उसी तरह से एस्टर का भी वैसा ही बदबू होता है, खुशबू के जैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 16। एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल से एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दिखाएं। तो CH3C2H5OH सांद्र है ये, और इसका नाम क्या हुआ? ये एस्टर का निर्माण होता है और H2SO4 का निर्माण होता है। ये अलग है, H2SO4 का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सोडियम और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये एसिटिक अम्ल है और ये सोडियम है, इसका निर्माण हुआ सोडियम एसीटेट का निर्माण हुआ। सोडियम एसीटेट का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? तो याद रखिएगा, हमेशा एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल होता है। तो क्वेश्चन हम लोग को 12 का आंसर लिखना है, यहाँ पर हम 18 क्वेश्चन का आंसर बताए। याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हूबहू ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखें। मैं कल फिर से क्वेश्चन लेकर के हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दिए गए क्वेश्चनों को अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लें और याद कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।